आज हम वायु प्रदूषक के सामान्य प्रभाव पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषक के सामान्य प्रभाव क्या क्या होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि वायु प्रदूषक का जो सामान्य प्रभाव है वो किस में पड़ता है, पौधों एवं प्राणियों में। ठीक है, किस पर पड़ता है, पौधों एवं प्राणियों पर इसका सामान्य प्रभाव पड़ता है। सामान्य भी कह सकते हैं और असामान्य, दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो इसमें देखते हैं जीवों पर प्रभाव। सबसे पहले तो जीवों पर प्रभाव कैसे पड़ता है कि जो कारखानों से क्या निकलते हैं, कारखाने की चिमनियाँ होती है, चिमनियों से बहुत सारे गैसें निकलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो बहुत ज़्यादा पौधों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ क्या करता है, जो हमारे श्वसन नली होते हैं उसमें जलन पैदा कर देता है और फेफड़ों को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती है, वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित होती है वो क्या करते हैं, बहुत सारे कणों के साथ मिल जाते हैं। जैसे कि सीसा है, सीसा जो है कणों के साथ मिल जाता है और एक्जिमा, एंथ्रेक्स एवं तंत्रिका व्याधि को उत्पन्न करता है। वैसे ही PAN है जो क्या करता है, आँखों में जलन पैदा कर देता है, आँखों में पहुंच जाता है, आँखों में जलन पैदा कर देता है और फेफड़ों में पहुंचने के बाद फेफड़ों को क्षति पहुंचा देता है या नुकसान पहुंचा देता है। पौधों में जैसे देखा जाए तो यहाँ पे प्रकाश अभिक्रिया जो होती है उसको अवरोध करता है और जल के जो प्रकाश अपघटन होते हैं उसको रोक देता है और परितंत्र की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लोहा देखते हैं तो लोहे में क्या होता है, लोहे के जो कारखाने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या उत्सर्जित होते हैं, सिलिका के कण उत्सर्जित होते हैं, जो धूल के कणों के साथ मिल जाते हैं और मिलने पे क्या करता है, ये लौह संक्रमित जैसे रोग उत्पन्न करता है। आर्सेनिक देखे होंगे, आर्सेनिक जो होता है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ये पौधों में क्या कर देते हैं, पौधों को खाने के कारण पौधे में जैसे ही आर्सेनिक पहुंच जाता है तो पौधों को खाने के बाद पशुओं की मृत्यु हो जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की उपस्थिति जीवों में कैंसर जन्य को अभिप्रेरित करता है। यदि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, कैंसर जन्यता को अभिप्रेरित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वायुमंडल में, जो फेफड़ों के कैंसर, मानसिक विकार है, थकावट है, चिड़चिड़ापन है आदि रोगों को फैलाता है। और देख सकते हैं हम नेक्स्ट में देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है। तो नाइट्रस ऑक्साइड की जो बहुत वायुमंडल में बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उपस्थित होते हैं, जिससे अगर नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में बहुत ज़्यादा उपस्थित है तो इसकी अधिकता की वजह से ये जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर होता है वो बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण इसकी वृद्धि हो जाती है और उपापचय क्रियाएँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ये मनुष्य के शरीर में फेफड़े हैं, आँखों है, हृदय संबंधी जो रोग हैं वो तीव्रता से बढ़ा देते हैं। और दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण मरने वालों की संख्या 7500 लोगों की मृत्यु अभी तक की। निर्जीव वस्तुओं पर प्रभाव देख लेते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं पर कैसे ये प्रभावित करता है ये भी देख लेते हैं। तो ये निर्जीव वस्तुओं पर जो कैसे प्रभावित होते हैं, निर्जीव वस्तु पर कैसे प्रभावित होते हैं, ये क्या होते हैं कि जीवमंडल के जो जैव घटक पर पड़ते हैं और पड़ने के बाद क्या करते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो सांस्कृतिक है या व्यापारिक चीज़ों का जो महत्व होता है उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे इमारतों के जो रंग होते हैं, ऐतिहासिक महत्व की बहुमूल्य पेंटिंग होती है, भित्ति चित्र होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, नुकसान पहुँचा देते हैं। वैसे ही आगरा में स्थित जो ताजमहल के जो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, मथुरा के तेल शोधक कारखानों से और आगरा के जो धुआं वाले जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनसे जो निकलते हैं, चूड़ी उद्योग से, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे क्या होते हैं, अम्ला वर्षा होते हैं और आगरा एवं उसके आसपास में क्या कर देते हैं,
ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वजह से जलवायु पर प्रभाव देखते हैं तो ये PN जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और एरोसोल में वृद्धि के कारण ओजोन परत धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है और वातावरण एवं जलवायु को प्रभावित कर रहा है। विभिन्न प्रकार के जो ईंधन होते हैं वो जब इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने के बाद उसका दहन भी किया जाता है तो उसमें से बहुत सारे गैसें निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ये वायुमंडल को के जो तापमान होते हैं उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या हो जाते हैं, वैश्विक तापन हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसमें 2 से 3 सेंटीग्रेड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तापमान बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो ध्रुवों पर बर्फ़ है वो पिघल जाते हैं। पिघलने की वजह से क्या हो जाते हैं, पृथ्वी का बहुत अधिक भाग इसी वजह से क्या हो गया है, डूब गया है, क्योंकि उससे समुद्र का जो स्तर होता है वो बढ़ जाते हैं। अनियमित रूप से क्या हो जाते हैं, तापमान बढ़ने से भूकंप है, ज्वालामुखी का फटना है, सुनामी है, बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक घटनाएं जो होती है वो बहुत तीव्रता से बढ़ती जा रही है और जिससे जीव बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और भूतापन के कारण सन 2050 के आते तक ये 1 मिलियन से अधिक ज़्यादा जीव जंतु हमेशा के लिए समाप्त भी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं कि जो सब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वायुमंडल में 60% होता है, मीथेन जो होता है 20%, CFC जो होता है वो 14% और N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है 6% जो होता है। CFC आप लोग जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बहुत ज़्यादा ओजोन परत को भेदने का काम करता है या प्रभावित करता है। इसके अलावा जैसे कल कारखानों में जो भी ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम कारखानों में जो भी काम करते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे अधिक धुएं देने वाले जो वाहन होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित होने चाहिए। इससे क्या होता है, आबादी क्षेत्र में घातक व ज्वलनशील रसायनों के जो भंडारण है उसमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके उपाय है, फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ होती है उसको काफ़ी ऊँचा बनाना चाहिए जिससे नीचे वायुमंडल प्रदूषित ना हो सके। जैसे बस अड्डे है, मोटर गैराज है, उसको शहर से भी दूर रखना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता वाले क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में फाइकस वेरीगेटा और फैसियोलस वल्गेरिस, डोकस करोटा आदि पौधे लगाना चाहिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्तर को धीरे धीरे क्या कर देता है, कम कर देता है और उसको पौधे CO का अवशोषण कर लेते हैं। पाइनस जूनिपेरस के वृक्ष नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता वाले जो क्षेत्र में लगाना चाहिए जिससे ये क्या कर लेते हैं, NO को अवशोषित कर लेते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों की सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और बोल सकते हैं वायु प्रदूषण के कारण एवं निवारण के संबंध में जन सामान्य को अधिकाधिक क्या देना चाहिए, जानकारी प्रदान कर वायुमंडल प्रदूषण को कार्यक्रमों पर स्थानीय सहयोग करना चाहिए। आतिशबाजी है, पटाखे हैं, उस पर रोक लगा देना चाहिए। इसके अलावा कल कारखानों के प्रदूषकों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो प्रदूषकों का प्राकृतिक परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रदूषकों का प्राकृतिक परिवर्तन द्वारा इसमें देख सकते हैं कि प्रदूषकों को प्राकृतिक रूप से परिवर्तन कर देना चाहिए जिससे उसमें होने वाले जो प्रभाव होते हैं उसको निष्क्रिय किया जा सके। इसके 2 तरीके से तकनीक उपयोग किया। पहली विधि में पदार्थों को ऑक्सीकृत कर दिया जाता है और दूसरी विधि में प्रदूषकों एवं अम्लों को क्षारों द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसके 2 तकनीक होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है प्रदूषकों के पृथक्करण द्वारा। तो इसमें प्रदूषकों के जो कण होते हैं वो अलग अलग तकनीक द्वारा अपनाई जाती है। जैसे 50 nm से बड़े कण जो होते हैं उसको स्थिरीकारक छिद्र टैंकों द्वारा अलग कर लिया जाता है और सूक्ष्म कणों को अलग अलग उपकरण द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इस तरह से उसको हैं। तीसरा जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रक्षेपक के थ्रू। तो इसमें क्या है, यहाँ सिद्धांत पर कार्य करता है, उपकरण सिद्धांत पर, जिसमें जो भी कण पाए जाते हैं उसको विपरीत आवेश के साथ आकर्षण कर दिया जाता है। जैसे माइनस को प्लस के साथ और प्लस को माइनस के साथ आकर्षित कर दिया जाता है और 95% जो प्रदूषक को यहाँ पे वायु से अलग कर दिया जाता है। इस तरह से इसको नियंत्रण किया जाता है। जैसे उपकरण का स्पंज होता है, आयरन उद्योग, लेड उद्योग और जीवाश्मी ईंधन प्रयोग
करने वाले उद्योगों में बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे। और ग्रेविटिविटी सेटलिंग विधि है। तो इस विधि में प्रदूषक युक्त जो गैस को बहुत बड़े प्रकोष्ठ में भेजा जाता है और 50 एनएम या उससे बड़े कण से गुजार दिया जाता है, जिससे गैस अलग हो जाते हैं और उसमें जो कण होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। अवशोषित विधि है। तो इस विधि में जो शुष्क एवं नम स्क्रबर का उपयोग किया जाता है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चूना जल का प्रयोग SO2 को अवशोषित करने में किया जाता है। या इसी क्रम में मुहिम नलिका द्वारा पानी का छिड़काव करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया को अलग कर लिया जाता है।